हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। आज हम लोग डील करेंगे आपके नए इंडेक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नए इंडेक्स में हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो आईपीआर है, छोटा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। हेल्थ में हम लोगों ने अभी तक के वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़, लाइव स्टॉक एवियन डिजीज़, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड हेल्थ, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम इंडेक्स 5 से स्टार्ट किए, उसके बाद 5 से 10 तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद 1 से 4 तक दूसरे लेक्चर में वो कवर करेंगे। हम लोग 5 से स्टार्ट करके इधर 10 तक कंप्लीट करेंगे, फिर उधर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईपीआर ये एक मतलब ये छोटा एक चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट भी है आईपीआर, तो वहाँ से हम लोग इंडेक्स आज स्टार्ट करेंगे। आईपीआर पहला हम लोग देखेंगे कि क्या न्यूज़ में है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें क्या है, न्यूज़ में क्या है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC। मतलब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ब्रांच है जिसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसने रिलीज़ किया है इंडेक्स जिसका नेम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। याद कीजिएगा कि यूपीएससी इंडेक्स से एक क्वेश्चन इंडेक्स से ज़रूर रहता है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो वहाँ पे ये ध्यान दीजिए। ये रिलीज़ करते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, उसमें ये रिलीज़ हो चुका है। इसमें न्यूज़ में क्या है कि इंडिया का रैंक कितना है, 40 है अमंग 53 कंट्रीज़ में। इससे पहले 2019 में इंडिया का रैंक 36 पोजीशन था आउट ऑफ 50 कंट्रीज़ में। इंडिया का स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। टॉप 5 में कौन कौन सी कंट्री है हम वो देखेंगे। US, UK, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी रिमेन द टॉप 5 कंट्रीज ऑन द इंडेक्स। इंडेक्स पे टॉप 5 कंट्रीज आपके US है, UK है, स्वीडन एंड फ्रांस एंड जर्मनी। इकोनॉमीज विद इफेक्टिव IP प्रोटेक्शन, इसमें क्या दिखा रहा है कि 39% मोर ओपन फॉर बिजनेस एंड अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें 39% ऐसे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि कहीं किसी भी कंट्री में IP प्रोटेक्शन इफेक्टिव होता है तो वहाँ पर इकोनॉमीज़ कैसा होता है, वो इसकी ये बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है। ये टोटल बेनिफिट आप जानेंगे कि जहाँ पे IP प्रोटेक्शन होंगे तो वहाँ क्या क्या इकोनॉमीज़ को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसी में पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी पे एक बार सुन लें कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें दिया है 33% मोर लाइकली टू हैव अ ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D एक्टिविटीज़। मतलब R&D एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। 26% ग्रेटर ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, मतलब कंपटीशन बढ़ जाते हैं। प्रोवाइड 2-3 टाइम ग्रेटर एक्सेस टू द लाइसेंस म्यूजिक कंटेंट। लाइसेंस म्यूजिक कंटेंट को क्या कहते हैं, ये एक्सेस है 2 से 3 टाइम, ये एक्सेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 70% मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर इनोवेटिव आउटपुट। 70% ज़्यादा ये प्रोड्यूस मोर इनोवेटिव आउटपुट लाने का ये प्रोड्यूस कोशिश करते हैं। 38% वो अट्रैक्ट करते हैं वेंचर कैपिटल को एंड प्राइवेट इक्विटी को। 14 टाइम्स मोर क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटीज़ एंड 12 टाइम्स मोर क्लिनिकल रिसर्च एंड बायोलॉजिकल थेरेपी। ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी कंट्री में IP प्रोटेक्शन आप इफेक्टिव रखोगे तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। have 6 times more high skilled researchers and 78% increase in the competitiveness of human capital। human capital में भी competition आपके 78% बढ़ जाएंगे और हाई स्किल्ड रिसर्चर आपके 6 टाइम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। डेवलप कंट्री में आपको पता है कि IP प्रोटेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स भी उनकी अच्छी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है अदर ऑब्जर्वेशन बाय द GIPC ने क्या और ऑब्जर्वेशन किया है इंडिया के रिस्पेक्ट पे, क्योंकि इंडिया का कंटेंट बिल्कुल अलग है। सेम द नेशनल जो IPR पॉलिसी 2016 है, तो गवर्नमेंट ने एफर्ट बनाया कि सपोर्ट करे वो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको सपोर्ट करेगी और इंक्रीज़ करेगी रोबस्ट IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। इंडिया में IP प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट बहुत ही वीक कंडीशन में है, उसको रोबस्ट बनाना चाहती है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना चाहती है इनोवेशन में।
पॉलिसी ने क्या क्या इम्प्रूव कर दिया, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, जो स्पीड है प्रोसेसिंग का या पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ आईपी राइट्स एमंग इंडियन इनोवेटर्स एंड क्रिएटर्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि आप जब फाइल करते हैं पेटेंट तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्लो होता है। आप कोई एप्लीकेशन देके तो उसके बारे में क्या हुआ, क्या प्रोसेस में है, कहाँ पे पेंडिंग हुआ, ये आपको पता नहीं चल पाते। तो इसी को ये स्पीड हमने इम्प्रूव करना चाहते हैं, अवेयरनेस से में बढ़ाना चाहते हैं आईपी राइट्स का। और इनोवेटर मतलब इंडियन जो इनोवेटर्स है, क्रिएटर में आईपी राइट के बारे में उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं। ये आपको यहाँ नोट डाउन करना है कि जॉब इज़ नॉट येट डन, मतलब अभी इतना से ही काम नहीं हुआ है, हमें और भी इस्टेब्लिश की स्ट्रॉन्गर आईपी प्रोटेक्शन के लिए और भी इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। इंडिया को अच्छा करना होगा इन फील्ड ऑफ पेटेंट इन्फोर्समेंट में अच्छा करना होगा, कंपलसरी लाइसेंस में, रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग सीजर्स बाय कस्टम, साइनिंग सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड पेटेंट लॉ ट्रीटी। यदि इंडिया को सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेड मार्क एंड पेटेंट लॉ ट्रीटी साइन करना है तो इसके लिए बहुत सारे फील्ड में इंडिया को काम करना होगा, जो ये फील्ड हमने अभी गिनाए हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ये रेफर्स करता है क्रिएशन ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल सबसे पता है कि ये माइंड से रिलेटेड है, मतलब आप क्रिएट अपने माइंड से कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो कुछ भी एक इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइंस एंड सिम्बल्स, नेम्स, इमेज इन कॉमर्स। By striking the right balance between the interests of the innovator and wider public interest, IP system aim to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. ये जो इनोवेटर की इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट है वो दोनों के बीच में कि ये बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे क्या कर सके कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन अच्छी तरह से डेवलप किया जा सके। आईपीआर राइट्स है जो क्रिएटर को पेटेंट के क्रिएटर को दिया जाता है, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट वर्क टू बेनिफिट देम, जिससे आप बेनिफिट ले सके अपने वर्क के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी इन्वेंशन या कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जो पेटेंट लेते हैं तो उनका वो मतलब वो अधिकार है कि ये जो खोज हमने की है तो इसका बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो मैं कर रही हूँ कि कोई मैंने इनोवेशन किया और वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ और पब्लिक के लिए यूज़फुल है तो वो आप यूज़फुल, वो मेरा पर्पज़ सब होता है, लेकिन वो मैंने इनोवेट किया तो मुझे उसका भी बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। यही राइट्स हुए आईपीआर उसको प्रोटेक्ट करती है। ये आउटलाइन किया गया है इस राइट को आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसमें आर्टिकल 27 में इसको आउटलाइन किया गया है। आईपीआर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पहला इसका इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया था पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एंड द बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। दोनों को एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, ये जो कन्वेंशन का जो नेम है वो इसकी आईपीआर की इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करती है। आईपी एक्टिविटी इन इंडिया शोइंग एक रिकमाबल, अभी हमारे कंट्री में जो आईपी एक्टिविटी हो रहा है उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है लास्ट 15 ईयर से। या नंबर ऑफ पेटेंट फाइल, जो नंबर ऑफ पेटेंट है जो फाइल कर रहे हैं उनके इंक्रीज कर रहे हैं, अभी 9 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट्स डिज़ाइन ट्रेडमार्क CGPDTM ये सुपरवाइज करता है वर्किंग ऑफ पेटेंट एक्ट 1917 का जो पेटेंट एक्ट है उसको सुपरवाइज करता है। ये एज अमेंडेड डिज़ाइन एक्ट 2000 एंड ट्रेडमार्क एक्ट 1919 ऑल्सो रेंडर एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि यदि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। कौन सा, जो हमने ऊपर बताया है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क। ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। पेटेंट आप याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसके अंदर आता है। इन ऑर्डर टू ये प्रोटेक्ट करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अंडर द CGPDTM।
टाइप्स ऑफ आईपीआर, किस तरह के आईपीआर होते हैं, हम आईपीआर के डिटेल जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट इसमें पूछे जाएंगे। ये पहला है पेटेंट। पेटेंट ये ग्रांट करते हैं एक इन्वेंशन के लिए जो न्यू प्रोडक्ट हो या कोई ऐसा प्रोसेस जो नया हो, वो मीट करता हो कंडीशन ऑफ नोवेल्टी का, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो वो आपके पेटेंट होता है। पेटेंट इंडिया वो गवर्न किया जाता है बाय द पेटेंट एक्ट 1917। इसको अमेंडेड किया था 2005 में, जो कंप्लेंट ट्रिप्स के कंप्लेंट को मैच करने के लिए इसे अमेंड किया था 2005 में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है ये आप समझ लें। ट्रेडमार्क एक मीन्स है मार्क होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विस ऑफ वन अंडरटेकिंग दोज ऑफ अंडरटेकिंग। हम इस चीज़ को और बेहतर से जानेंगे। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है, पर वो हम पहले डिटेल से जानेंगे। इसमें दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है वो मैं बताती हूँ। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है कि ट्रेडमार्क ऑब्वियसली द ट्रेडमार्क एक्ट एज अ प्रोटेक्शन फॉर अ ट्रेड नेम और कंपनी एंड ब्रांड नेम और इट्स लोगो लेबल, टैगलाइन, स्लोगन एंड डोमेन नेम्स, वेयर एज कॉपीराइट प्रोटेक्ट आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क। इसमें ये बता रहा है कि अब जो ट्रेडमार्क होता है वो क्या कहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड नेम को, किसी नेम को, कंपनी ब्रांड नेम को, या इसके लोगो को, लोगो को या लेबल को या टैगलाइन को या स्लोगन को, ये इसे प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, या उसके डोमेन नेम्स को। जहाँ पर कॉपीराइट्स की बात करते हैं, ये आपको आर्टिस्टिक को, ड्रामेटिक को और म्यूजिकल वर्क को कॉपीराइट ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा पर्पज़ इसका क्या हो जाता है, पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग मार्क इज टू रिटेन, ये पर्पज़ है आपका ट्रेडमार्क को कि आप रिटेन करें एक्सक्लूसिविटी ऑफ द मार्क फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब मैं कहीं पे कोई प्रोडक्ट दी या सर्विस दी तो उस पर मेरा ट्रेडमार्क होगा, तो इससे ये मेरा उस पर ट्रेडमार्क वो हमें डिनोट करेगा कि ये मुझसे बिलोंग करता है, ये मार्केट में यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। लेकिन कॉपीराइट्स क्या करता है, ये एक्सक्लूसिव राइट देता है, आप यूज़ कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि कॉपीराइट है, मेरा कोई नेम हो उसमें मेरा कॉपीराइट है, तो उसको मुझे यूज़ करने की ये अधिकार होगा, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो ये दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट समझ गए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। इसमें अपने ये ट्रेडमार्क वर्न किया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जो अमेंड किया गया 2010 में। ट्रेडमार्क रूल्स नोटिफाइड किया गया 2017 में भी, वो जो इजी फाइलिंग ट्रेडमार्क के लिए है, रैशनलाइज ट्रेडमार्क फी को रैशनलाइज किया गया है। अब चलते हैं हम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। ज्योग्राफिकल जीआई जिसे इंडिकेशन कहते हैं, ये साइन है किसी एग्रीकल्चर और नेचुरल या मैन्युफैक्चर गुड्स से जो ऑरिजिनेटिंग एज ए मैन्युफैक्चर इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री। जैसे किसी एक स्पेसिफिक एरिया का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या नेचुरल प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चर गुड्स हो, उस रीजन को वो डिनोट करता है, मतलब उस रीजन को वो बताता है कि ये पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, तो वो जीआई टैग कहलाता है। ये डिनोट्स करता है उसकी ऑरिजिन, जहाँ पर स्पेसिफिक क्वालिटी या कैरेक्टर या रेपुटेशन, प्रोडक्ट का रेपुटेशन एट्रीब्यूट है वो ऑरिजिन के लिए, मतलब वो स्पेशली उस ऑरिजिन के लिए वो एट्रीब्यूट करता है। सो वो इसका क्वालिटी की वजह से हो सकता है, उसके कैरेक्टर की वजह से हो सकता है, या रेपुटेशन की हो सकता है। जैसे अलीगढ़ के ताला चाबी, तो ये आप एक पता है कि हाँ अलीगढ़ का तो ये जो चाबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलीगढ़ एक ज्योग्राफिकल एरिया को नेम टैग करता है, तो ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसी में कवर होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिया में वो गवर्न बाय होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब आते हैं कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट एक राइट है जो लॉ के द्वारा दिया गया है क्रिएटर ऑफ लिटरेरी को, ड्रामेटिक को, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क को एंड प्रोड्यूशन ऑफ द सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सबको कॉपीराइट दिया था। ये एक्सक्लूसिवली आपको दिया है कि आप लिटरेरी वर्क कुछ अच्छा किया या ड्रामेटिक वर्क आपने अच्छा किया, म्यूजिकल वर्क में कुछ आपने इनोवेट किया, जो आपका वो रियली में वो आपका वर्क है, तो उसे कॉपीराइट आप दिया जाता है। ये अलाउ करता है क्रिएटर द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए कॉपीराइट, या कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, एडॉप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क। कॉपीराइट इंडिया में गवर्न किया जाता है बाय कॉपीराइट एक्ट 1955। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन।
डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन से नेम आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो कंसिस्ट ऑफ किसी शेप से कॉन्फ़िगरेशन का या कंपोजिशन ऑफ पैटर्न और कलर या कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न एंड कलर इन 3 डायमेंशनल फॉर्म कंटेनिंग एथिस्टिक वैल्यू, जिसका कोई एथिस्टिक वैल्यू हो। कोई पैटर्न आपने शेप डेवलप किया या पैटर्न डेवलप किया, कलर का पैटर्न हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न हो, वो सब के लिए इंडिया में के लिए डिज़ाइन गवर्न किया जाता है बाय डिज़ाइन एक्ट 2000। ये सिर्फ जितना आपको टोटल अलग ले दिया, ये सिर्फ आपको एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए कि डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंसेस है। एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी ये स्टेटमेंट में जब यूज़ होता है तो आपको पता नहीं चाहिए कि स्टेटमेंट के साथ ये सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। तो उस हिसाब से आप स्टेटमेंट को जज कर सकते हैं कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अब हम चलते हैं प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन क्या देखते हैं? इट रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर प्लांट वैरायटीज़ के लिए। ये राइट है फार्मर को दिया गया है, प्लांट ब्रीडर को दिया गया है, ताकि वो डेवलप कर सके न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट। मतलब फार्मर्स के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, प्लांट ब्रीडर को भी होना चाहिए ना राइट्स, कि वो जो कुछ नया उपजे, ताकि वो नया इनोवेशन कर सके, एक न्यू ब्रीड वो डेवलप कर सके प्लांट्स का। तो इसके लिए भी प्रोवाइड किया जाता है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन इंडिया में वो गवर्न किया जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स, जिसे कहते हैं PPV एंड FR एक्ट 2001 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, रिलेटेड न्यूज़। इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो हमने पढ़ा था, जो इंडिया का रैंक इस बार 40 है आउट ऑफ 53 कंट्रीज़ में। तो हम इसमें क्या जानते हैं आज? इंडिया ने इम्प्रूव किया अपना रैंकिंग इन ग्लोबल इंडेक्स बाई 5 प्लेसेस टू 52nd इन 2019 एंड 57 पोजीशन इन 2018। इंडिया ने अपना पोजीशन इम्प्रूव किया 5 प्लेसेस, 57 2018 में था, इस बार 52nd है। सॉरी, इससे पहले मैंने बताया था 40 रैंक, मैं वो चेक कर लेती हूँ कि 40 रैंक क्या चीज़ का है। वो 14 रैंक जो इंडिया का है वो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में IIPI में इंडिया का रैंक मिला, मतलब IP में इंडिया का रैंक 40 है। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जिसमें इंडिया ने इम्प्रूव किया अपना रैंकिंग। पहले इसकी 57 पोजीशन था 2018 में, अब है 52nd पोजीशन 2019 में। ये डेवलप किया जाता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपने पता है कि वो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। ये कहता है, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, टुगेदर विच इसके साथ कौन कौन से बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। कभी कभी ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये है इज़ प्रिपेयर्ड बाय, तो इसमें दिया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD। और सेकेंड ऑप्शन आपके हो सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, प्लस WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सके, आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको इंडेक्स से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ये मेजर क्या करता है? इनोवेटिव कैपेसिटी एंड आउटपुट ऑफ 129 इकोनॉमीज यूजिंग 80 इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। 2019 में थीम होस्टेड बाय इंडिया वॉज, जो इंडिया ने होस्ट किया था उसका थीम था क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। ये थीम था 2019 का, जो इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट भी है इंडिया के लिए, बिकॉज हमें एक स्ट्रॉन्ग फोकस मेडिकल इनोवेशन चाहिए, ताकि हमें हेल्थ केयर में उसे हम अच्छा डिलीवरी दे सके इंडियंस को। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत मतलब अभी रॉबस्ट कंडीशन में नहीं है, वीक कंडीशन में है, तो हमें अभी बहुत ज़रूरत है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो विपो है वो क्या है? एक ग्लोबल फोरम है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए, पॉलिसी और इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन के लिए। ये सेल्फ फंडिंग एजेंसी है UN का, जिसमें मेंबर है 193 मेंबर स्टेट। इंडिया इज एमंग इट्स मेंबर स्टेट, इंडिया एक इसका मेंबर स्टेट है। इसका मिशन है डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल IP सिस्टम, जो इनेबल करे इनोवेशन एंड कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सबके बेनिफिट के लिए एक इनोवेशन एक्टिविटी का एक इन्वायरमेंट डेवलप किया जा सके, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट भी सर्व हो सके।
Their mandate है गवर्निंग बॉडीज एंड प्रोसीजर्स आर सेट आउट इन द वीपो कन्वेंशन। इनका जो मैंडेट क्या है, गवर्निंग बॉडीज़ क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो वीपो कन्वेंशन में सेटअप है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। और पेटेंट लॉ ट्रीटी है, ये क्या है हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। पेटेंट लॉ ट्रीटी अडॉप्टेड इन 2000 में अडॉप्ट किया गया था, जिसका एम है हार्मोनाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग फॉर्मल प्रोसीजर, जो फॉर्मल प्रोसीजर को हार्मोनाइज कर सके, स्ट्रीमलाइन कर सके, इसके लिए पेटेंट लॉ ट्रीटी अडॉप्ट किया था 2000 में। विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंड रीजनल पेटेंट एप्लीकेशन एंड पेटेंट्स मेकिंग सच प्रोसीजर मोर यूजर फ्रेंडली, कि ये जो पेटेंट लॉ ट्रीटी बनता है तो हर स्टेट आमने के लिए, हर जो नेशन होते हैं तो वो अपने कंट्री में जाकर उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए इसने बनाया है कि आप एक मान लें कि स्टैंडर्ड, आप मान लें कि आपके स्टैंडर्ड ये प्रोसीजर है, आप इस हिसाब से अपने कंट्री का जो बेस्ट सूट करता है आप उस तरह का अपने कंट्री में लॉ बना सकते हैं। सिंगापुर ट्रीटी और लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स ये एम करता है मॉडर्न एंड डायनेमिक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाता है क्रिएट करने के लिए फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अब ये दोनों में आप याद रखिए कि इंडिया दोनों का सिग्नेटरी नहीं है, वो ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। आप ये इंडिया किस किस ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है नहीं है ये आपको याद होना चाहिए, खासकर वो टॉपिक जो न्यूज़ में रहा हो। जैसे अभी हम IPR के बारे में पढ़ रहे तो ये 2 ट्रीटी हमने पढ़ा, तो आप ये ध्यान में रखें कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ताकि आपके IPR वाले क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप क्लियर हो, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम देखते क्वेश्चन जो आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते, आपको क्वेश्चन सब आते हैं, लेकिन थोड़ा सी कन्फ्यूजन की वजह से आप ऑप्शन गलत एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। अब हम चलते हैं नेशनल IPR पॉलिसी 2016। इंडिया का जो नेशनल IPR पॉलिसी है 16 में क्या क्या हम वो देखते हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट है जो एम करता है, क्रिएट करता है एक्सप्लॉइट सिनर्जी इस्टेब्लिश करने की बात करता है बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जितने भी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके बीच में सिनर्जी इस्टेब्लिश करने के लिए कंसर्न स्टैट्यूट्स एंड एजेंसीज के बीच में। 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ IPR पॉलिसी। IPR पॉलिसी का 7 ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला है IPR अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम पहले तो IPR की अवेयरनेस से अवेयरनेस किसी भी चीज़ को सक्सेस करने के लिए हमको उसके अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें पहला यही एड्रेस करता है कि IPR अवेयरनेस टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट ऑफ IPR। IPR से आपको कैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट आपको मिल सकता है, इसकी जानकारी देना पब्लिक को। दूसरा है जनरेशन ऑफ IPR। IPR का जनरेशन क्या है? टू स्टिमुलेट द जनरेशन ऑफ IPR, ये स्टिमुलेट करेगा जनरेशन ऑफ IPRs का। लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव IPR लॉज विच बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स विथ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। ये ऑनर्स को भी इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखकर उसे प्रोटेक्ट करे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन सर्विस ओरिएंटेड IPR एडमिनिस्ट्रेशन। जो IPR एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसे हम और मॉडर्न कर दें कि वो सर्विस ओरिएंटेड IPR एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट आपको सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, ज़्यादा टाइम मतलब फाइल वर्क नहीं होकर वो सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ IPR को कमर्शलाइजेशन करने का पर्पज़ है, मतलब उसे ताकि हम वैल्यू पा सके IPR का थ्रू कमर्शलाइजेशन। जब मेरे पास IPRs है तो हम उससे पैसे बिल्कुल कमाना चाहेंगे तो उसको हम कमर्शलाइजेशन करना चाहेंगे। इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन, इसमें क्या है टू स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म फॉर कॉम्बैटिंग IPR इन्फ्रिंजमेंट। इसमें इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए, एडजुडिकेशन, यदि कोई इन्फोर्स करने में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए आपका इन्फोर्मेंस प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। किसी के बीच में डिस्प्यूट है तो आप उसको कैसे एडजुडिकेट कर सके वो भी अच्छा होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो, तो स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपेंड करना, इंस्टीट्यूशन को कैपेसिटी फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग इन IPR में हम कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग या रिसर्च या टीचिंग को, तो वो उसको बढ़ावा देने के लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे भी इसका फोकस है। अब हम चलते हैं इस सीरीज़ में इसका सेकेंड टॉपिक जो आपका है पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम।
ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, हाईवे है यहाँ पर क्या है वो न्यूज़ में देखते हैं हम लोग। चलिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक प्रपोजल जिसमें बायलैटरल पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे पीपीएच प्रोग्राम है बिटवीन इंडियन पेटेंट ऑफिस एंड द पेटेंट ऑफिस ऑफ अदर इंटरेस्टेड कंट्री। इंडियन पेटेंट ऑफिस और अदर किसी भी कंट्री में पेटेंट ऑफिसर जो अलग है, जो इंटरेस्टेड है, उस बीच में कि बायलैटरल एग्रीमेंट है जो पेटेंट को लेकर है, इसलिए इसका नाम बायलैटरल पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे रखा है। इसमें और क्या, हम डिटेल में चलते हैं। इसके साथ क्या है, जो पेटेंट ऑफिसर है इंडिया का, अभी डिटेल में इंडिया एंड जापान हैविंग एन एग्रीमेंट, इंडिया एंड जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जो एक्सपीडियस ग्रांट करेगा पेटेंट को टू इंडियन एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स बाय एंट्रिंग इनटू अ पायलट प्रोग्राम एंड पीपीएच फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। पायलट बेसिस पर इंडिया और जापान के पेटेंट ऑफिसर ने एक एग्रीमेंट साइन किया गया है कि उसमें आपकी जो ग्रांट देते हैं पेटेंट का, उसको बढ़ाना, मतलब उसकी जो प्रोसेस को है वो एक्सपीडिशियस करना, उसकी तेज़ी लाना उसमें। इसके अंदर ये पायलट बेसिस पे किया गया ताकि ये देख सके कि कितना इससे सक्सेस से हमें फ़ायदा हो रहा है और अदर कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। पायलट प्रोग्राम में जो है इंडियन पेटेंट ऑफिसर ये रिसीव करेंगे पेटेंट एप्लीकेशन सर्टेन स्पेसिफाइड टेक्निकल फील्ड ओनली। याद रखिए, स्पेसिफाइड टेक्निकल फील्ड्स में ही जो इंडियन पेटेंट ऑफिसर है वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे लाइक एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, फिजिक्स, सिविल मैकेनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी। जबकि जापान पेटेंट ऑफिस है वो रिसीव करेंगे एप्लीकेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हमने जो प्रोग्राम है इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें ये इंपॉर्टेंट रखता है कि ये हम तो साइन कर ली, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आपको रिडक्शन इन डिस्पोजल टाइम एंड डिपेंडेंसी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन में देखते हैं कितनी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपके जो ये टाइम है वो कम आपको लगेगा, आपको रिडक्शन इन डिस्पोजल टाइम को आपको बहुत कम हो जाएगा और पेटेंट एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इसमें कंसिस्टेंट इन क्वालिटी ऑफ ग्रांटेड पेटेंट, आपकी इसमें कंसिस्टेंट मेंटेन हो जाएगा कि किसी ग्रांटेड पेटेंट मतलब पेटेंट वो किस किस को दिया गया है, तो इसमें कंसिस्टेंस रहेगी। मोर इनबाउंड इन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, इससे ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज़्यादा आएगी कंपनी के द्वारा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी, इससे न्यूअर टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में इंट्रोड्यूस होगा। गिविंग फ्लिप टू मेक इन इंडिया, जो हमारे इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया, उसको एक फ्लिप देगा, एक जंप, हाई जंप देगा कि नई टेक्नोलॉजी आएगी और ये इंक्रीज़ करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो आज के बहुत बड़े मुद्दे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये आपके आईपीआर के सेक्शन कवर होते हैं। लेक्चर थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, लेक्चर थोड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये डिटेल भी आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक एक करके डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका इंडेक्स क्या है। ये है अल्टरनेटिव एनर्जी। इंडिजीनियस फ्यूल सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्यूल सेल सिस्टम वाज अनवेल्ड। इंडिया ने फर्स्ट इंडिजीनियस फ्यूल सेल अनवेल्ड किया। इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ये डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा। ये पार्टनरशिप है वैसे थर्मेक्स लिमिटेड, एक पुणे बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की चल रही थी, जिसका नेम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI, इसके अंदर ये डेवलप किया गया है। इसकी क्या है, कोई भी आपकी एनर्जी है, फ्यूल सेल है, उसके आपके कॉन्सेप्ट जानने होंगे कि उसमें क्या यूज़ हो रहा है। तो इसमें पहला क्या है कि ये 5 किलोवाट कहते हैं फ्यूल सेल सिस्टम है जो यूज़ करेगा मैथनॉल या बायो मीथेन टू जनरेट पावर विथ 70% मोर इफिशियंसी देन अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से ज़्यादा ये 70% मोर एफिशिएंस होंगे। ये यूज़ क्या क्या करेंगे, मिथेनॉल और बायो मेथेनॉल पावर जनरेट करने के लिए। हाउ अ फ्यूल सेल वर्क, फ्यूल सेल कैसे वर्क करता है इसके बारे में ये देखेंगे हम। यहाँ डायग्राम एक बना हुआ है। फ्यूल सेल जनरेट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, उससे वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये किसके बीच में रिएक्शन जो होता है वो किसके बीच में होता है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। आप पहले किसी भी चीज़ का सोर्स जानेंगे कि किसके बीच में रिएक्शन है, उसमें सोर्स क्या यूज़ हो रहा है, उसके आउटपुट क्या है।
यूपीएससी हमें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में नहीं बनाने बताते हैं, वो जनरल बताते हैं कि आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक लेमैन के रूप में कि उसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना चाहिए जनरल पर्पज़ के लिए। तो जनरल पर्पज़ में क्या था कि सोर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो बताइए, किसके बीच में उसमें फिर जो कंटेंट है बीच में रिएक्शन हो रहा है तो किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद आउटपुट क्या निकल रहे हैं, फिर उसके एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या है। आप कोई भी एनर्जी का यदि कोई सेक्टर का फिर पढ़ते हैं तो आपकी इसके ये चीज़ आप पे जब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ईजी समझ में आएगा। हाइड्रोजन है जो वो मोस्टली हाइड्रोजन है वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। जितने भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एबंडेंट है हमारे यहाँ, पानी में वाटर में देख सकते हैं ओशियन आपके है वहाँ पर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है आपके, कि वाटर में H2O होता है वहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या ये कैसे वर्क करता है हम उसको जानेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है रिएक्ट विथ कैटलिस्ट व्हेन इट रीचेज द एनोड। जैसे ही आप हाइड्रोजन देते हो एनोड में तो ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। इसको दिस मेक्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट गो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा पास किया जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरा सर्किट फॉलो करता है टू मेक इलेक्ट्रिकल करंट, उससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ आता है इससे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हो जाता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो एक सर्किट के थ्रू बाहर वो निकल के ट्रैवल करता है सर्किट जो इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप करता है, यहाँ पे एक लोड दी जाती है। इससे क्या होता है when the particles and electron reach the cathode, जब पार्टिकल यहाँ से जो पार्टिकल पहुँच रहे हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं वो जब कैथोड के पास पहुँचते हैं यहाँ कैथोड के पास पहुँचे तो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं जिससे वाटर बनता है और यूजेबल हीट और हीट डेवलप होता है। जी यहाँ पर क्या है आप ये देखिए आउटपुट में आपको वाटर निकला जिसमें आपको कोई मतलब जो सोर्स है पॉल्यूशन इसमें आपका जीरो हो जाता है क्योंकि पॉल्यूशन में आपको क्या निकल वाटर पॉल्यूशन नहीं है। पहले क्या होता था कोई भी आप फ्यूल है उसको जब बर्न करते थे उससे आपके डिफरेंट गैसेस निकलते थे, हार्मफुल गैसेस निकलते थे जो पॉल्यूशन क्रिएट करते थे। इसमें आपको वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकला तो वाटर आपको पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, हम उसको जो हीट जनरेट किया है हम उस हीट को यूज़ करते हैं। यही कि आपकी है आप फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी, आप ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आप समझ गए होंगे। आप नहीं समझे फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देती हूँ कि इस सर्किट में क्या होता है, आप इस फिगर को आराम से देखें। हाइड्रोजन जैसे ही आप ये फ्यूल देते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल जब यहाँ पर आता है तो इससे क्या होता है एनोड के पास पहुँचता है तो ये इसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक सर्किट से बाहर निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट डेवलप करता है, यहाँ पे एक लोड तैयार होता है, यहाँ से ये कैथोड के पास पहुँचता है। यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल है वो आपके यहाँ कैथोड के पास पहुँचा, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट कर दिया और उससे वाटर बन गया और यूजेबल हीट निकल आया। ये आपकी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी थी। और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो हमने बताया है ये लाइक अ बैटरी है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होता है। ये सोर्स को यूज़ करता है, ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करता है। पहले आप जानते हो कि कार या बाहर जो चीज़ कार आप जो यूज़ करते हैं उसमें शायद डीजल और पेट्रोल ही होते हैं, जितने भी आप मशीन यूज़ करते हो उसमें डीजल और पेट्रोल ही आप यूज़ जनरली करते हैं। लेकिन आप हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं जो इस बात के लिए नया है क्योंकि हाइड्रोजन हमने इससे पहले यूज़ नहीं किया एज अ फ्यूल। आप सोचिए कि यदि आपको पेट्रोल बाय ना करना हो, डीजल बाय नहीं करना हो अपने कार के लिए, हाइड्रोजन लेना तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ये इसमें कोई कंबशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये है ऑक्सीजन के हेल्प में जो प्रेजेंट है एयर में तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑकर in the process and electrons are released through which which follow through a external circuit बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा है। बाई प्रोडक्ट ऑफ द सेल इंक्लूड है हीट, इसमें हीट आपको बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, वाटर निकलते हैं। Fuel cell work can vary from teeny devices producing only a few watts of electricity right up to a large power plant producing megawatts तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल
ये यूज़ करता है हाइड्रोजन एज ए सोर्स, आप सोर्स जानेंगे हमेशा, हाइड्रोजन एज ए सोर्स है, सोर्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ये बैटरी की तरह नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है, तो ये डज नॉट स्टोर, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डेवलप है, तो इसमें क्या कहता है, ये एनर्जी की स्टोर नहीं करता, इसकी जगह पे ये क्या करे, कांस्टेंट सप्लाई देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कांस्टेंट सप्लाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देता है, ये स्टोर नहीं करता है एनर्जी। जो आप बैटरी में देखते हैं कि वो बैटरी क्या करता है, आपकी स्टोर करता है एनर्जी। अनलाइक द कंबशन इंजन कार की तरह नहीं, दे आर नो मूविंग पार्ट्स इन द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप कंबशन इंजन कार देखते हैं उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। सो दे आर मोर, इसी की वजह से ये मोर इफिशियंट होंगे, रिलायबल होंगे बाय कंपेरिजन। आप जब फ्यूल सेल को और कंबशन इंजन को आप कंपेयर करेंगे तो इस कंपेरिजन में जब इसके मूविंग पार्ट्स नहीं है, कंबस्टिबल फ्यूल सेल का मूविंग पार्ट्स नहीं होने की वजह से ये मोर इफिशियंट हो जाते हैं और रिलायबल हो जाते हैं। ये दे प्रोड्यूस मच स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। आगे ग्रीन हाउसेज गैसेज मतलब आप सकते बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम चीज़ प्रोग्राम के अंदर इसे लॉन्च की गई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI, ये क्या है, ये इनिशिएटिव है CSI का। ये इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट विद इन द R&D डोमेन इन द कंट्री में जो R&D एफर्ट चल रहे हैं उसमें ये सबसे लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये इनिशिएटिव आपको CSIR का है। ये क्या करती है, कैटलाइज, मतलब आपके इनोवेशन सेंटर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको कैटलाइज करती है एज अ व्हीकल टू अटेंड फॉर इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्री अ ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन इन सिलेक्टेड निच एरियाज। मतलब आपके जो ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में हम और भी अच्छा करना चाहते हैं जिससे हम लीडरशिप उस इंडस्ट्री में कहला सकें। तो ये NMITLI ने हैज़ सो फार इवॉल्व मोर देन 50 लार्ज नेटवर्क प्रोजेक्ट इन डाइवर्स एरियाज। यहाँ एरियाज अलग अलग हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, मटेरियल इंफॉर्मेशन, ICT एंड एनर्जी। अब CSIR के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या कौन सी बॉडी है। पहले कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर आप जान लें और उसके बाद कि उसमें जो प्रोविज़न है आप उसके बारे में जानें। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो डेवलप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1945 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट इट्स प्रेसिडेंट। आप हमेशा याद रखेंगे CSIR का प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ये R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो नोन फॉर कटिंग एज R&D नॉलेज बेस इन डाइवर्स एंड साइंस एंड टेक एरियाज़ में ये काम करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में ये काम करते हैं। ये पैन इंडिया प्रेजेंस इसका है, डायनेमिक नेटवर्क है, 38 नेशनल लैबोरेटरीज़ है, 39 आउटरीच सेंटर्स है, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड 5 यूनिट्स है। इसका फंड जो होता है, फंड जो मिलता है ये फंडेड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक इसकी पूरी फंडिंग करती है। आपको ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फ्यूल सेल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप थोड़ा पेशेंस रखें, टॉपिक कवर हो जाएगी। टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपके ये रिवीजन में आपको इजी हेल्प मिल सकता है कि आप तुरंत इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फिर दोबारा आप देखेंगे तो वो आपको ये रिवाइज़ हो जाएगा। माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन JSL साइंटिस्ट यूज प्लान्स टू पावर सेंसर इन द वाइल्ड बाय इंस्टॉलिंग माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ये न्यूज़ में था कि जो लंदन में जो जियोलॉजिकल सोसाइटी है वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं एज ए पावर सेंसर वाइल्ड में बाय इंस्टॉलिंग माइक्रोबियल फ्यूल सेल। वो इंस्टॉल कर रहे हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो इसके बारे में जानेंगे कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो हार्नेस करता है पावर ऑफ रिस्पायरिंग माइक्रोब्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सट्रैट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप यूँ समझिए कि किसी एक प्लांट्स में उसमें क्या है, जो कोई माइक्रोब्स है जो रिस्पायर करता है उसके पावर को वो यूज़ करके वो कन्वर्ट करता है, जो प्लांट के अंदर है वो ऑर्गेनिक सब्सट्रैट है उसको कन्वर्ट कर देता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
दैट हार्नेस द पावर ऑफ रिस्पायरिंग माइक्रोब। जो उस माइक्रोब, जहाँ प्लांट में जानते हैं कितने तरह से के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो रिस्पायर करते हैं तो उससे क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट, जो इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको और डिटेल में हम जानेंगे। ये ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, यूज़ करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन में हम लोगों ने क्लास स्कूल में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है हम आगे जानेंगे। अब चलते हैं, ये रिलाइज करता है लिविंग बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाने, इन्हेंस करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये लिविंग बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट देयर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल केमिकली कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल एट द नोड एनोड एंड रिडक्शन एट द कैथोड। मतलब जो हम एनोड और कैथोड, अभी जो हमने बैटरी के बारे में पढ़ा था, फ्यूल सेल के बारे में, तो वो यूज़ ना करके यहाँ पे लिविंग बायो कैटलिस्ट यूज़ कर रहा है ताकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वहाँ भी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्पीड कर देता है। जो काम आपके एनोड या कैथोड मिलकर जो करते थे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पर आपके लिविंग बायो कैटलिस्ट कर रहे हैं। इसका वेरियस एप्लीकेशंस है, स्पेशली जहाँ पर लो पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वेयर रिप्लेसिंग बैटरीज में भी इम्प्रैक्टिकल, जहाँ पर आप बैटरी को रिप्लेस नहीं कर सकते आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट कम है आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे एनोड यूज़ है, कैथोड, यहाँ बैक्टीरियम मेम्ब्रेन, ये बता रहा है आपका एक्सटर्नल सेल एक्सटर्नल सर्किट बनाए गए। अब कैसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। माइक्रोबियल फ्यूल सेल वर्क बाय लिविंग बैक्टीरिया। ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए ये अलाउ करता है। बैक्टीरियल रिस्पायरेशन ये वन बिग रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव होता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो स्पेसीज़ के बीच में, मतलब दो स्पेसीज़ हो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब, और रिडक्शन रिएक्शन। एक को इन्हांस होता है, दूसरे की डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें ये कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Whenever you have moving electron, जब भी आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, द पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर हार्नेसिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। जहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आप एनर्जी को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में हार्नेस कर सकते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड जो सेपरेटेड बाय द केटाइन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक एनोड है, कैथोड है, और यहाँ पर एक केटाइन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जो दिया हुआ है। माइक्रोब्स जो है एनोड ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सेल, यहाँ पर माइक्रोब्स जो हमने बात किए थे फ्यूल सेल में हाइड्रोजन यूज़ करते थे, यहाँ पर यूज़ हम कर रहे हैं माइक्रोब्स। कहाँ पे, एनोड ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक फ्यूल को ऑक्सीडाइज करता है, जनरेटिंग प्रोटॉन्स जनरेट करता है जो पासेज थ्रू द मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन के पास पास होकर कैथोड पर पहुँचता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, पास थ्रू द एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पास करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पास करते हैं। यहाँ पर एक लोड दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज़ करते हो यहाँ पर, तो वो जनरेट करता है करंट, एनोड टू एन एक्सटर्नल सर्किट टू जनरेट करंट। द ट्रिक ऑफ कोर्स इज कलेक्टिंग। यहाँ पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को आप कलेक्ट कर रहे हैं, रिलीज जो बैक्टीरिया द्वारा रिलीज कर रहा है एज दे रिस्पायर, जैसे वो रिस्पायर करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो। ये आपका हो गया माइक्रोबियल फ्यूल सेल। यहाँ माइक्रोबियल फ्यूल सेल और जो फ्यूल सेल के बारे में बताए थे, यहाँ पे लगभग टोटल सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ किया गया है, यहाँ पर माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन क्यों न्यूज़ में है, IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है कि हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी जो जनरेट करता है एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट से हाई मॉइस्चर कंटेंट, सॉलिड वेस्ट से जो हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ एनर्जी जनरेट करता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है हम जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन ये टेक्नोलॉजी एम करता है, कन्वर्ट करता है वेट बायोमास, जो आपका बायोमास है, बायोमास आप यहाँ पर चल रहे हैं कि लिविंग डेट्स और जो मटेरियल होते हैं बायोमास, उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोकैर
एक कोल टाइप फ्यूल होता है अंडर सुटेबल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में। मतलब इसके लिए एक सुटेबल टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन किया जाता है, उसमें ये वेट बायोमास को कन्वर्ट करता है हाइड्रोकैर में। हाइड्रोकैर वो रीच होते हैं कार्बन और हाई कैलोरीफिक कंटेंट में एज यूटिलाइज होते हैं एज अ फ्यूल। ये अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, कोल की जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फीड स्टॉक फॉर द गैसिफिकेशन के लिए फीड स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। एज अ सॉइल एडिटिव फॉर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट और एज एन ऑब्जर्वेंटर ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन के लिए ऑब्जर्वेंट का काम ये कर सकता है। ये इट्स बाई प्रोडक्ट, इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो इंक्लूड करता है एस, जिसे आप प्लांट न्यूट्रिएंट्स में अप्लाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस कंटेंट अच्छा होता है। और ऑल्सो इसमें पोटेशियम लोडेड लिक्विड भी होता है जो यूज़ कर सकते हैं आप वाटरिंग प्लांट को वाटरिंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया को इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों ज़रूरत पड़ी ये हम जानेंगे। वाई इंडिया दे नीड सच टेक्नोलॉजी। हाई परसेंटेज ऑफ वेस्ट। पता है इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि हम लोग वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें हमारे पास परसेंटेज है जो वेस्ट का सबसे ज़्यादा है। ऑफ द 55 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड एवरीवेयर इन इंडिया, 85% ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच हैज़ वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट रेंजिंग बिटवीन 60 to 70% ऑफ द टोटल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके 80% में वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें से 60 देखते रेंज आपका 60-70% ऑफ द टोटल, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट आपसे 60 से 70% हो सकता है। रियलाइजेशन ऑफ द टारगेट का रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी इन अचीविंग रिन्यूएबल एनर्जी, आप इसे रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाएगा। और जो हमारा टारगेट है 10 GB बायो पावर बाई 2020, इंडिया का ये जो टारगेट है 10 GB वॉट बायो पावर चाहिए बाई 2020, वो इसको भी फुलफिल करेगी। तो ये और अच्छा ऑब्वियस मतलब बात हो गई कि एक तो हम वेस्ट से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें और हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने टारगेट भी पूरा कर सकें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, दिस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं जो इंडिया फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, इससे पहले भी जापान और जर्मनी यूज़ किया और वहाँ पर अच्छा काम किया। तो इंडिया के पास भी ये चांसेस है कि इसको डेवलप करे और अपने एडवांटेज में ले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोफ्यूल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोफ्यूल कैसे डेवलप करें। न्यूज़ में क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक मेथड जिससे आप ग्रोथ रेट और शुगर कंटेंट बढ़ा सकते हैं मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ रेट को और शुगर कंटेंट को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं हम वो जानेंगे। डिटेल्स है, they have successfully engineered a marine cyanobacterium called Cenococcus sp.pcc 7002, which shows a higher growth rate and sugar content of the cells, which may help in biofuel production। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो जियोलॉजिकल इसमें हमने बात करें जियोलॉजिकल नहीं, इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी है जिसे ICGEB है ना, उन्होंने एक इंजीनियर किया मैराइन साइनोबैक्टीरियम, मतलब मैराइन साइनोबैक्टीरियम को इंजीनियर्ड किया, मतलब उसमें चेंजेस किए जिसे हम कहते हैं साइनोकोकस sp.pcc 7002, जो शो कर रहा हायर ग्रोथ रेट एंड शुगर कंटेंट ऑफ द सेल्स विच हेल्प इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जनरली क्या है, शुगर जो हमें मिलता है वो फोटोसिंथेसिस हमें नहीं, प्लांट में जो शुगर मिलकर आता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है। ये क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोलॉजिकल कंपोनेंट सच एज द शुगर, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लांट आपको पता है कि इंटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट में, और वो हमें उससे शुगर ऑब्टेन होता है, प्रोटीन ऑब्टेन या लिपिड ऑब्टेन होता है। इसमें
साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, वो ऑल्सो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस शुगर। फोटोसिंथेसिस से हमें शुगर मिलता है, तो वो भी साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं और हमें शुगर मिलता है बाय फिक्सेसिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। साइनोबैक्टीरियम बायोमास प्रोवाइड एक नाइट्रोजन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्म में एक नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करते हैं। बायोफ्यूल कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल हो सकते हैं, ये प्रोड्यूस करता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग हो या एक बार वो जीवित रहा हो, मतलब कोई डेड डिकेइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम में ये डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB क्या है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1983 में। ऑर्गेनाइजेशन का 3 कंपोनेंट लैबोरेटरीज है, ट्रिस्टी इटली में है, न्यू दिल्ली इंडिया में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। ये फुली ऑटोनोमस है सिंस 1994 में और रन करता है 46 लैबोरेटरीज एंड फॉर्म एन इंटरैक्टिव नेटवर्क विद ओवर 65 मेंबर स्टेट के साथ। ये ऑपरेट करता है UN कॉमन सिस्टम के साथ एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, सोडियम सल्फर बैटरी। ये अभी रिसेंट न्यूज़ में बहुत रहा है, ये नए इन्वेंशन है, तो आप इसके बारे में जानना चाहिए कि अभी तक हमने लिथियम आयन बैटरी के बारे में जाना था, अब हम सोडियम सल्फर बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है कि IIT मद्रास ने एक डिज़ाइन किया न्यू सोडियम सल्फर बैटरी जो ऑपरेट करता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। ऐसा करने वाला ये एबल है, द टीम वॉज एबल टू अचीव हायर द चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास हायर चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, टेक्निकली स्पेसिफिक, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, और इसे नियरली 0 सेल्फ डिस्चार्ज व्हेन द बैटरी इज़ नॉट बीइंग यूज। जब आप बैटरी देखते हैं कि जब बैटरी आप यूज़ नहीं करते हैं तब भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी सोडियम सल्फर बैटरी में नहीं आएगी क्योंकि इसमें 0 सेल्फ डिस्चार्ज है। तो जब आप इसको यूज़ ना करेंगे तो ये डिस्चार्ज खुद से नहीं होगी। इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा जानते हैं क्या है सोडियम सल्फर बैटरी। क्या है? ये हाई टेम्परेचर बैटरी है जो ऑपरेट करता है 300 डिग्री सेल्सियस पर। यूटिलाइज करता है एक सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सोडियम के रूप में लेते हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइट जो वो सॉलिड रूप में होता है। जनरली इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो लिक्विड का फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड के फॉर्म में है। इसी वजह से इसे यूनिक बनाता है यार एमंग द मोस्ट सेकेंडरी सेल्स। जो कॉमन सेकेंडरी सेल यूज होते हैं उसमें ये मोस्ट यूनिक बना देता है। उसका जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है इसका हाई पावर डेंसिटी होता है। ये सूटेबल है लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए ना स्पेस एप्लीकेशन के लिए। एज इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए इनएक्टिव होता है। जब आपको ठंडा होगा तो क्या ये इनएक्टिव होगा। अब बैटरी को आप इस तरह बैटरी को स्टोर कर सकते हैं मोर देन 50 ईयर्स इन दैट स्टेट। उस स्टेट में आप 50 ईयर्स तक आप स्टोर कर सकते हैं। इसको बैटरी को एक्टिवेट करना होगा आपको हीट सोर्स में एंड जिससे ताकि इलेक्ट्रोड बिकन सके, लिक्विड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड बन सके। द बिगेस्ट एडवांटेज सोडियम का ये है कि इसका कॉस्ट एरियाज, क्योंकि इसमें जो यूज़ हो रहा है सोडियम वो कॉमन मटेरियल है जो बहुत जगह पाए जाते हैं। लिथियम से ज़्यादा ये कॉमन मोस्ट एबंडेंट रूप में फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इज़ द मोस्ट वाइडली अवेलेबल। हाउएवर जबकि इसका सेफ्टी कंसर्न ग्रेटली इनहिबिट देयर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है। सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर इसमें अभी और भी डेवलपमेंट चल रहे हैं जो इसके अडॉप्टेशन में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर दिए हैं सोडियम सल्फर बैटरी किस तरह की इसमें बैटरी का है, या टर्मिनस प्लस है, टर्मिनस माइनस है। सोडियम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेटा एल्युमिनियम सेरेमिक है, यहाँ सल्फर यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ये जो एनर्जी सेक्टर और IPR के जो इंडेक्स थे तो वो मैं इजीली लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती थी। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। यदि आपको ये बिल्कुल समझ में आए तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी अभी कमेंट या सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताएं ताकि आने वाले जो लेक्चर होंगे इससे इम्प्रूव्ड वर्जन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।